नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम माधुरी है। मेरी उम्र 40 साल है। हमारा साड़ियों का व्यापार है और हमारा खुद का साड़ी का दुकान है। मेरे पति का बहुत पहले निधन हो चुका है। मेरी एक बेटी और एक बेटा हैं जो अमेरिका में रहते हैं, इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। वैसे मैं पूरी तरह से अकेली नहीं हूँ। हमारा एक कुत्ता है जो बिल्कुल सफ़ेद है। उसका नाम शेरू है। हमारे यहाँ पहले से ही कुत्ते और बिल्लियाँ पालने का शौक़ रहा है, जो मेरी बच्चों को बहुत पसंद था। यह शेरू को भी मेरी बेटी ने ही ला कर दिया था। मेरी बेटी और बेटा दोनों मुझसे समय समय पर मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए बात करते रहते हैं ताकि मुझे सहारा मिल सके। बाकी सब कुछ अच्छा है मेरे साथ। खैर, अब मैं और शेरू साथ रहते हैं। मेरा फ्लैट अच्छा है और गली के कोने में स्थित है। मैं दूसरे माले पर रहती हूँ। पीछे की तरफ थोड़ा सा खेत भी है। अब थोड़ा और बताती हूँ। मेरी उम्र 40 साल है और मेरी ऊंचाई भी ठीक ठाक है। मैं अक्सर साड़ी पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ड्रेस या सलवार कुर्ता भी पहन लेती हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ लोग मुझे देखते हैं। मेरी कुछ सहेलियाँ भी कहती हैं कि माधुरी, इस उम्र में भी तुम कितनी आकर्षक लगती हो। खैर, अब कुछ नया बताती हूँ। मेरे कुत्ते शेरू को मुझसे बहुत लगाव है। जहाँ भी मैं जाती हूँ वह मेरे साथ होता है। यहाँ तक कि साड़ी की दुकान पर भी वह मेरे साथ ही रहता है। जैसे कह सकते हैं, जहाँ मैं होती हूँ वहीं शेरू भी होता है। एक बार मैं बालकनी में शाम 4 बजे चाय पी रही थी। शेरू भी मेरे साथ ही था। नीचे सामने एक खेत था। मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो एक कुत्ता और एक कुतिया खेल रहे थे। कुत्ता कुतिया के साथ इधर उधर घूम रहा था। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कुत्ता कुतिया के करीब आया। शेरू भी ध्यान से देख रहा था। वह कभी मेरी ओर देखता तो कभी उस कुत्ते और कुतिया की ओर। उसकी नज़रों में कुछ जिज्ञासा थी। फिर मैं घर के कामों में लग गई। थोड़ी देर में मेरी बेटी का फ़ोन आया। मेरी बेटी की वजह से मैंने इंटरनेट चलाना काफ़ी हद तक सीख लिया है। कभी कभी मैं कुत्तों की देखभाल कैसे करें यह भी देखती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मैं इंटरनेट पर देख रही थी कि कुत्तों की देखभाल कैसे करें। अचानक एक पेज खुला जिसमें एक कुत्ता औरत के साथ घूम रहा था। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मुझे इसकी आदत हो गई और आते जाते कुत्ता और औरत का यह दृश्य देखती रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। आज रविवार था। मैं साड़ी की दुकान से जल्दी घर आ गई थी। कुछ लड़कियां दुकान संभाल लेती हैं, इसलिए मुझे चिंता नहीं थी। आज मैंने जल्दी छुट्टी ली। मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ। मैं फिर से बालकनी में शाम 4 बजे ही चाय पी रही थी और शेरू भी मेरे साथ था। नीचे फिर से खेत था और मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो वही दृश्य फिर से था। एक कुत्ता और कुतिया खेल रहे थे। शेरू भी ध्यान से देख रहा था। वह कभी मेरी ओर देखता तो कभी उन कुत्तों की ओर। मैंने उससे कहा, शेरू, क्या देख रहे हो? अरे, वे खेल रहे हैं। शेरू ने अपने मासूम चेहरे के साथ मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसे सहलाया। मैंने सोचा अब घर के काम कर लूँ। फिर बर्तन धोने के लिए मैं बाथरूम में गई। शेरू भी मेरे पीछे पीछे आ गया और सामने बैठ गया। बर्तन धोते धोते मेरी साड़ी और मैं भीगी जा रही थी। तभी मेरे सामने फिर से वही कुत्ता और कुतिया दिखने लगे। वो दृश्य बार बार मेरे सामने आ रहे थे और बाईं ओर कुत्ते का चित्र भी मेरी आंखों के सामने तैरने लगा था। दिन के समय भी मुझे जैसे स्वप्न दिखने लगे थे। अब तो मेरे मन में भी ख्याल आया, क्यों ना मैं भी बाहर अकेले घूमने जाऊं जैसे वो दोनों घूमते हैं। इसमें क्या हर्ज है, एक बार करके तो देखूं। लेकिन एक डर था, अगर शेरू बाहर निकला और कहीं फंस गया तो क्या होगा। फिर भी अब मुझे शांत बैठना मुश्किल हो रहा था। पाव साल का मौसम था। घर में काफ़ी अंधेरा हो गया था। बाहर का गेट और खिड़कियां बंद थीं और अब घर में अचानक किसी के आने का भी सवाल नहीं था। मैंने धुले हुए बर्तन बाथरूम से बाहर लाकर रखी। उसके बाद एक बार फिर मेरी नज़र शेरू पर गई और फिर बालकनी की ओर। पता नहीं क्यों मेरे पैर एक बार फिर बालकनी की तरफ बढ़ गए। मैं बालकनी में गई और पीछे पीछे शेरू भी आ गया, लेकिन फिर से मैं अंदर आ गई। मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। मैंने एक कप चाय बनाई और बालकनी में जाकर बैठ गई।
यह सोचते हुए कि आज फिर से वही कुत्ता कुतिया दिखेंगे या नहीं। लेकिन आज वह नहीं दिखे। शेरू भी वहीं मेरे साथ था। अब घड़ी में देखा तो 5:10 हो चुके थे। मैं वापस अंदर आई, बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और चाय का कप रसोई में रख दिया। फिर अचानक मेरे कदम दोबारा बाथरूम की ओर बढ़ गए। शेरू भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं बाथरूम में गई, थोड़ी देर पार्टी पर बैठी रही। बाथरूम के बाहर शेरू बैठा मुझे देख रहा था। मैं भी थोड़ी देर वहीं बैठी रही। फिर शेरू मेरे पास आया और हम दोनों थोड़ी देर खेलने लगे। मैं भी उसका साथ दे रही थी। हम दोनों पूरी तरह से मस्ती कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं हॉल में कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गई। फिर अचानक उठकर चाय बनाने चली गई। अब रात के 8 बज चुके थे। मैंने चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ गई और मेरे मन में विचार आने लगे। आज मैंने सच में एक कुत्ते के साथ खेला। क्या यह सही था या गलत? लेकिन इसमें गलत क्या है? जो खुशी मैंने आज महसूस की वह पहले कभी नहीं की थी। मैं सोफे पर बैठी चाय के घूंट ले रही थी, लेकिन मेरे विचार चलते जा रहे थे। हर किसी को खुशी चाहिए होती है, मुझे भी, और शेरू को भी। आज उसे भी एक हड्डी मिली और वह भी एक औरत की। ये सब सोचते हुए जब घड़ी में देखा तो रात के 10:20 हो चुके थे। मुझे याद आया कि मैंने खेलना शाम 5 बजे शुरू किया था और अब करीब 5 घंटा बीत चुका था। आज जो खुशी मैंने महसूस की वह पहले कभी नहीं की थी। पता नहीं क्यों आज मुझे खाना बनाने का मन नहीं था, तो मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया। मुझे पता था कि हमेशा की तरह मेरी बेटी या बेटा मुझे वीडियो कॉल करेंगे, तभी मेरा खाना भी आ चुका था। मैं एक तरफ अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करने लगी थी और साथ ही खाना भी खा रही थी। शेरू भी मेरे पास बैठा अपना खाना खा रहा था। ठीक रात के 11:20 पर मेरे बेटे का वीडियो कॉल आया। हम करीब आधे घंटे तक बात करते रहे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने घर के सारे काम खत्म किए और सोचा कि थोड़ा इंटरनेट देख लूं। मैंने फिर से वही औरत और कुत्ते के चित्र देखने शुरू किए। 5-6 वीडियो देखकर मैंने घर की सारी लाइट बंद कर दी और फिर शेरू को आवाज़ लगाई। तब शेरू तुरंत उठकर मेरे बेडरूम में आ गया। फिर मैंने उसे बेड पर चढ़ने को कहा। शेरू उछलकर बेड पर आ गया और हम थोड़ी देर और खेले। फिर हम सो गए। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी साथी की कमी महसूस नहीं होती थी और मैं खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी थी। अब जब भी समय मिलता है मैं अपनी बेटी और बेटे को घर बुला लेती हूँ। वे आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। घर में अब मैं और शेरू ही हमेशा रहते हैं, इसलिए हम मिलकर अपना अकेलापन दूर करते हुए खुशी खुशी रहते हैं। समय बीतता गया और मेरे और शेरू के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। दिन भर वह मेरे साथ रहता था और जब भी मैं अकेलापन महसूस करती वह मुझे अपनी मासूम आंखों से देखता, जैसे वह जानता हो कि मुझे उसकी कितनी ज़रूरत है। अब वह मेरा सबसे करीबी साथी बन गया था। पहले जहाँ मैं अपने जीवन में अकेलापन महसूस करती थी, अब मुझे हर पल एक नया साथी मिल चुका था जिसके साथ मैं अपना समय बिता सकती थी। एक दिन मैं फिर से बालकनी में चाय पी रही थी। मौसम कुछ ठंडा था और हवा भी हल्की हल्की चल रही थी। शेरू भी मेरे पास बैठा था और वह फिर से नीचे खेत की तरफ देख रहा था। शायद उसकी नज़रें उसी कुत्ते और कुतिया को ढूंढ रही थीं। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मैंने उससे कहा, क्या शेरू फिर वहीं देख रहे हो? वह मेरी बात समझते हुए जैसे हल्का सा भौंका और मेरे पास आकर बैठ गया। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं था। अब मैं अपने अकेलेपन से नहीं डरती थी। शेरू के साथ बिताए हुए हर पल ने मुझे यह सिखाया था कि खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे साथियों में, हमारे छोटे छोटे पलों में होती है। कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे भारत वापस आ गए। घर में फिर से रौनक आ गई। उनकी हंसी और शेरू की कूदफान से घर भर गया था। लेकिन इस बार मैं उनके जाने से दुखी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। शेरू मेरे साथ था और उसने मुझे हर उस खालीपन से भर दिया था जो पहले मुझे परेशान करता था। एक रात जब मैं शेरू के साथ खेलकर बिस्तर पर सोने जा रही थी, मैंने उसे प्यार से देखा। वह भी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
उस रात मैंने महसूस किया कि जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, अगर हमारे पास एक सच्चा साथी हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। अब हर दिन मैं और शेरू साथ में चलते हैं, चाहे वह खेत हो, बालकनी हो या फिर घर का कोई और कोना। वह मेरे हर पल का हिस्सा बन गया था और मैंने यह मान लिया था कि अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मेरा और शेरू का साथ कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। वह मेरा साथी था और मैं उसकी। इस तरह मेरा अकेलापन अब बीते समय की बात हो गई थी और अब मैं हर दिन नए अनुभव और नई खुशी के साथ जी रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद। मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र 28 साल है। मैं 4 साल से तलाकशुदा हूँ। मेरी शादी सिर्फ 3 साल चली और फिर तलाक हो गया। मेरे तलाक की वजह मेरे पति की हर चीज़ में कंजूसी थी। इसके अलावा मैं अपने ससुराल में ज्वाइंट फैमिली में रह रही थी और आप सब जानते ही हैं कि एक नई नवेली दुल्हन को ससुराल में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर सास और ननदों के साथ। शादी के बाद हर दिन मैं रोते हुए सोती थी, क्योंकि मेरा पति अपने माता पिता और भाइयों बहनों के सामने बहुत डरपोक था। इसलिए मैं इन हालात में 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकी और तलाक मांग लिया। तलाक के मामले में भी उसने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि वह इसके लिए तैयार नहीं था। तब वह कहता रहा कि तुम्हें मुझ जैसा कोई नहीं मिलेगा, तुम अकेली रह जाओगी, इसलिए सहन करो और इसी में गुजारा करो। वैसे मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब मेरा अपना सिर्फ एक बड़ा भाई है जो मुझसे 3 साल बड़ा है। वह भी शादीशुदा है और अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहता है। लेकिन हाल ही में उसकी आंखों की समस्या बढ़ गई थी। हाल ही में उसकी आंखों में दर्द होने लगा था और जब उसने जांच करवाया तो पता चला कि उसकी आंखों में बड़ी समस्या है। लेकिन अफसोस, उसने इलाज को बहुत हल्के में लिया और लापरवाही करता रहा, जिससे उसकी पूरी तरह से आंखों की रोशनी चली गई और वह अंधा हो गया। उस समय वह शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी ने इस हालात को अपनी किस्मत और भगवान की मर्जी समझकर सब्र किया और उसके साथ ही रही। तब मैं जब अपने पति से तलाक लेकर अलग हुई तो मेरे पास कोई और सहारा नहीं था कि मैं कहाँ जाऊं। इसलिए मुझे अपने भाई और उसकी पत्नी के पास जाना पड़ा। उनके 2 छोटे बच्चे थे जिन्हें मैं बहुत प्यार करती थी और उनसे जुड़ गई थी। मेरा भाई भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का जिम्मा मेरे भाई के हाथों में था। तब मैंने उससे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन वह मेरी संपत्ति को मेरे लिए संभाल कर रखे हुए था। जब मैं उनके घर गई तो मैंने अपने भाई से साफ साफ कह दिया कि मैं तब तक उनके साथ रहूंगी जब तक मेरा कोई रिश्ता तय नहीं हो जाता और मेरी शादी नहीं हो जाती। फिर मैंने उससे कहा कि जो भी खर्च मुझ पर होगा वह मेरे हिस्से की संपत्ति से काट लिया जाए। लेकिन मेरे भाई ने मुझे दिलासा दिया और कहा, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा भी घर है, तुम मेरी बहन हो और मेरा जिम्मेदारी भी, इसलिए तुम कहीं और नहीं जा सकती। फिर मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहने लगी। धीरे धीरे मेरी भाभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गईं। हम दोनों एक दूसरे से अपनी बातें और राज साझा करने लगे थे। मैं उनके साथ लगभग 2 साल रही और तब मेरी जिंदगी बहुत सुकून भरी गुजरी थी। कम से कम अब पहले जैसी परेशानियां और झगड़े नहीं थे जो मैं अपने पति के घर पर सहती थी। यहाँ हम सब मिलकर खुश रहते थे, घूमने जाते थे और जिंदगी को खूब एंजॉय करते थे। मेरा भाई कभी कभी अपनी आंखों की समस्या को लेकर बहुत दुखी हो जाता था और तब मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने उससे कई बार कहा कि अगर कोई ऑपरेशन हो सकता है तो हम करवा लेते हैं। मैंने उसे यहाँ तक समझाया कि मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम अपना इलाज करवा लो ताकि फिर से देख सको। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि कोई भी इलाज उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला सकती, क्योंकि तब उसने इस बारे में बहुत बार पूछा था, कई जगहों पर गया था और हर तरह के इलाज के बारे में जानकारी ली थी। इसलिए तब अगर कोई ऑपरेशन संभव होती
तो चाहे वह कितना भी महंगा क्यों ना हो तो भी वह करवाने को तैयार था, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। लेकिन तब डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार उसने इसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया और आगे कुछ करने की कोशिश ही नहीं किया। हालांकि वह एक फर्नीचर शोरूम का मालिक था, जिससे उसकी आमदनी अच्छी होती थी। मैं जब से उसके घर में रहने लगी थी तो धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा था कि मैं उन पर बोझ बन रही हूँ, खासकर पैसों के मामले में। इसलिए मैंने अपने भाई से कहा कि मैं कोई काम करना चाहती हूँ ताकि अपना खर्च खुद उठा सकूं। इस पर उसने कहा, मैं तुम्हें किसी अजनबी के यहाँ काम नहीं करने दूंगा। अगर तुम्हें काम करना ही है तो मेरे फर्नीचर शोरूम में आ जाओ। वहाँ तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस ऑफिस में बैठकर दाम बताने होंगे और हल्के फुल्के सौदे करने होंगे। तुम्हें सामान उठाने या रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तब मुझे भी यह बात ठीक लगी और मैंने हामी भर दी। फिर मैंने अपने भाई से यह भी कहा कि मैं इसके बदले कोई सैलरी नहीं लूंगी। फिर मैंने भाई से कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, लेकिन मेरी सैलरी घर के खर्च के लिए रख लेना। इस पर उसने मना कर दिया और कहा, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें अपनी सैलरी पूरी मिलेगी। अगर तुम बचाना चाहती हो या कुछ अपने लिए लेना चाहती हो तो वो अलग बात है। और मत भूलो कि तुम अभी जवान और खूबसूरत हो और ऊपर वाला तुम्हारे लिए ज़रूर कोई अच्छा रिश्ता भेजेगा जिससे तुम्हें प्यार होगा और जो तुमसे प्यार करेगा। फिर तुम शादी करोगी, बच्चे होंगे और एक आम जिंदगी जियोगी जैसी बाकी सब जीते हैं। इसलिए तुम्हें तुम्हारा सैलरी मिलेगा, उसे तुम अपने भविष्य के लिए बचा के रखना। तब भाई की बात पर मैंने हामी भर दी और काम पर लग गई। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात नहीं छुपाना चाहती कि भले ही मैं अपने पति से तलाक लेकर खुश थी, क्योंकि मेरे शादी में बहुत ज़्यादा झगड़े और तनाव था, लेकिन फिर भी कभी कभी पुरानी यादें आ जाती थीं। तब मैं सोचती थी कि हमारी शादी के शुरुआती कुछ महीने कितने अच्छे थे, जब हमारे बीच कोई समस्या नहीं थी। सच कहूँ तो मेरा पति बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उसकी कमज़ोर शख्सियत और उसके घर वालों के आगे दब कर रहना यह मुझे बहुत परेशान करता था, क्योंकि जब उसकी माँ और पिता और भाई बहन कभी कभी मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे और तब वह कभी मेरा पक्ष नहीं लेता था, यहाँ तक कि वह उनका सामना भी नहीं कर पाता था। वैसे आप सब भी जानते हैं कि एक औरत को अपने पति से सिर्फ इतना ही चाहिए कि वह उसे प्यार और सम्मान दे, उसकी परवाह करे और उसके लिए खड़ा हो, खासकर जब बात सही और गलत की हो। दोस्तों, मैं भी कोई झगड़ालू स्वभाव की लड़की नहीं थी। मैं हमेशा अपने ससुराल वालों से अपने परिवार की तरह ही पेश आती थी, लेकिन फिर भी मुझे उनका प्यार नहीं मिला। इसका मुझे कभी समझ नहीं आया कि मेरे ससुराल वाले मुझसे इस तरह क्यों पेश आते थे। मैं तो हमेशा उनसे अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन फिर भी उनका रवैया मेरे प्रति कठोर ही रहता था। तब मैं इसकी कोई वजह नहीं ढूंढ पाई। उनके अपने रिश्तेदार भी यही कहते थे कि वे बहुत सख्त मिजाज और झगड़ालू लोग हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं इस माहौल में बच्चे पैदा कर लूं और पूरी जिंदगी इस तकलीफ में गुजारने को मजबूर हो जाऊं, बेहतर यही होगा कि मैं अलग हो जाऊं। इन सब के बाद भी जब मेरा भाई मुझसे इस बारे में बात करता था तो मुझे अपनी हालत पर बहुत दुख होता था। मैं सोचती थी कि मेरी उम्र की लड़कियां एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं, उनके बच्चे हैं, वे अपने परिवार के साथ खुश हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर मैं खुद को समझाती थी कि जो भी हुआ वह मेरी तकदीर का हिस्सा था और मुझे ऊपर वाले की मर्जी पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन तब हर औरत की तरह मेरे अंदर भी भावनाएं थीं। खासकर जब कोई औरत अपने पति से अलग हो जाती है तो उसे प्यार, अपनापन और किसी के साथ की ज़रूरत महसूस होती है। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था जो मेरी फिक्र करे, जो मुझे प्यार दे। इसलिए मुझे अपने हालात पर और भी ज़्यादा दुख होता था। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे तब होती थी जब मैं अपने कमरे में सोने जाती थी। तब मेरे भाई और भाभी का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में ही था। जब वे दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे के करीब होते थे तो उनके बीच की नज़दीकियों की आवाज़ें मुझे सुनाई देती थीं। ये आवाज़ें मुझे बेचैन कर देती थीं और तब मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। फिर मैं खुद को खुश रखने की कोशिश करती रहती थी।
अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ देखती या करती थी ताकि अपने अंदर की भावनाओं को थोड़ा हल्का कर सकूं। फिर एक दिन सुबह मेरी नींद अचानक तेज आवाज़ों से खुली। तब मेरे भाई और भाभी बहुत जोर से झगड़ रहे थे। उनकी आवाज़ें इतनी तेज थीं कि पूरा घर गूंज रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। तब मैंने उन्हें शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा भाई बहुत गुस्से में था और पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मेरी भाभी भी किसी न किसी बहाने से झगड़ा बढ़ा रही थी। फिर जैसे तैसे करके जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो मैंने अपने भाई से कहा कि वह अंदर जाकर भाभी को मना ले, लेकिन भाभी ने मना कर दिया। उसने गुस्से में कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तब मैंने भाई को फिर समझाया कि वह अपने काम पर चला जाए और मैं भाभी से बात करके उसे शांत करने की कोशिश करूंगी। इस पर भाई ने कहा, ठीक है, वो जैसी चाहे। फिर वह काम पर चला गया। उसके फर्नीचर शोरूम में एक लड़का काम करता था जिसका नाम सूरज था। सूरज हर रोज मेरे भाई को लेने के लिए ऊपर आता था, क्योंकि हमारा फर्नीचर का शोरूम ठीक हमारे घर के नीचे था। सीढ़ियां उतरने में भाई को दिक्कत होती थी, इसलिए सूरज उसे सहारा देकर नीचे ले जाता था। जब भाई चला गया तो मैं भाभी के पास गई और पूछी, क्या हुआ भाभी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई दिक्कत हो रही है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी और भाई की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, तो मुझे बता दो। मैं कहीं और किराए पर घर लेकर रह लूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कोई परेशानी हो। ये सुनकर भाभी ने फौरन कहा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बात किसी और की है। इस पर मैंने उससे पूछा, तो फिर बताओ क्या हुआ है? तब वह थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बताने लगी। उसने कहा, तुम समझ रही हो ना, जब मैं और तुम्हारा भाई एक साथ होते हैं तो वह बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं। जैसे कि कोई बहुत भूखा आदमी हो जिसे महीनों से खाना न मिला हो, वह बार बार यह सब चाहते हैं और मैं अब और सहन नहीं कर पा रही हूँ। तब भाभी के मुंह से मैं यह सुनकर थोड़ा असहज हो गई, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया, अरे भाभी, यह तो अच्छी बात है। कई औरतें चाहती हैं कि उनके पति उन्हें प्यार करें, उनका ध्यान रखें। तुम्हें तो इससे खुश होना चाहिए और ऊपर वाले का शुक्र अदा करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों की शादीशुदा जिंदगी में यह प्यार ही खत्म हो जाता है। इस पर भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो अगर मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा हो या तुम्हें अजीब लगा हो। तब मैंने उसे तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम और मेरे भाई खुश रहो, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर झगड़ा हो। फिर मैंने उसे भरोसा दिलाया, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं भाई से बात करूंगी। हालांकि यह बात करना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसे समझा सकूं। फिर भाभी ने गहरी सांस ली और कहा, असल में उसने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी और जब भी वह चाहे उसे मना किया तो वह दूसरी शादी कर लेगा। तब भाभी से यह सुनकर मुझे झटका लगा। फिर मैंने भाभी से कहा, यह तो कोई सही वजह नहीं है दूसरी शादी करने की। देखो, हम कोई हल निकालेंगे, तुम बस खुद को ज्यादा परेशान मत करो। बच्चों के बारे में भी सोचो, ये झगड़े उनके सामने नहीं होने चाहिए, वे सब कुछ देखते और समझते हैं। फिर शाम को जब भाई काम से लौट कर आया और शोरूम बंद करके ऊपर आया तो मैंने तय कर लिया कि आज उससे बात करनी ही होगी। तब मैंने खुद को तैयार किया और फिर उससे कहा, भाई, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। इस पर वह बोला, ठीक है, चलो अंदर बात करते हैं। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में ले गई ताकि शांति से बात कर सकूं। फिर मैंने कहा, भाभी ने मुझसे सारी बातें बताई हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों उसे धमका रहे हो कि अगर वह तुम्हारी बात नहीं मानेगी तो तुम दूसरी शादी कर लोगे? इस पर मेरे भाई ने बिना किसी झिझक के कहा, धमका नहीं रहा हूं, मैं सच में दूसरी शादी कर लूंगा अगर वह मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पाई। मैं अभी जवान हूं और यह तो एकदम नॉर्मल बात है। तब मैंने अपने भाई को समझाने की कोशिश की और बोली, हाँ भाई, मैं मानती हूं कि यह तुम्हारा हक है और तुम्हारी जरूरत भी, लेकिन तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि भाभी पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हैं, बच्चों की पढ़ाई संभालती हैं,
उन्हें स्कूल छोड़ने और लाने जाती हैं। वह खुद भी थक जाती हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और मामले को हल्के में लेना चाहिए। लेकिन तब भाई को मेरी बात पसंद नहीं आई। वह थोड़ा गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हें इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। यह मेरा और मेरी पत्नी का मामला है। तुम अपने कमरे में रहो और इन बातों में मत पड़ो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तब उसके इस रुख से मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो बस उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। तब बस 5 मिनट ही हुए होंगे कमरे से निकले कि फिर से उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस बार भाई मुझसे नाराज था कि भाभी ने मुझसे शिकायत क्यों की। तब भाभी भी गुस्से में आ गईं और बोलीं, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर जा रही हूँ। इस पर भाई ने झुंझलाकर जवाब दिया, हाँ जाओ, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब दूसरी शादी करूंगा। हालांकि मुझे पता था कि मेरा भाई दिल से बहुत अच्छा इंसान है। वह बस गुस्से में बोल गया था, लेकिन भाभी का मन सच में टूट चुका था। उन्होंने अपनी बात को हल्के में नहीं लिया और सच में घर छोड़ने का मन बना लिया। उधर भाई भी चिढ़कर बाहर चला गया, शायद गुस्से को ठंडा करने के लिए। भाभी ने सच में अपना फैसला कर लिया था और वह चुपचाप अपने कपड़े पैक करने लगी और बच्चों को तैयार करने लगी। तब मैंने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की। अरे भाभी, कहाँ जा रही हो? ऐसे मत जाओ, थोड़ी शांति से सोचो, ये सही नहीं होगा। लेकिन तब मेरी कोई बात उनके दिल तक नहीं पहुंची। आखिरकार उन्होंने अपना सामान उठाया और घर छोड़ दिया। तब मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई, क्योंकि मैं पहले ही बहुत समझा चुकी थी। भाभी के जाने के कुछ घंटों बाद भाई घर लौटा। तब मैंने उसे बताया कि भाभी सच में चली गईं। यह सुनकर वह चौंक गया और दुखी होकर बोला, क्या वह बिना कुछ कहे ही चली गई और तुमने मुझे बुलाया तक नहीं? यह ठीक नहीं हुआ। अब वह इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए। लेकिन भाभी के जाने के अगले 3 दिन में ही भाई के चेहरे पर मायूसी दिखने लगी थी। वह उदास और खोया खोया सा रहने लगा था। तब मुझे उसका दुख देखकर बुरा लगा, इसलिए मैंने भाभी को फोन किया और कहा, देखो भाभी, लौट आओ। मैंने भाई से बहुत बार बात की है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यह नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे। अगर तुम वापस आओगी तो मैं खुद ही कहीं और रहने का इंतजाम कर लूंगी, ताकि तुम दोनों को पूरा स्पेस मिले। लेकिन तब भाभी की बातों ने मुझे चौंका दिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ये मामला तुमसे जुड़ा हुआ नहीं है, मुझे वापस नहीं आना। फिर भाभी ने कहा, मुझे खुद भी अजीब लगता था कि जब वो ऐसा करता था, तुम पास के कमरे में होती थी और सब कुछ सुन भी रही थी। तब मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। इस पर मैंने जवाब दिया, हाँ मैं सुनती थी, लेकिन यह तुम्हारा घर है, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी है, इसमें मेरा कुछ कहना सही नहीं है। खैर, बात वहीं खत्म हो गई और भाभी ने साफ मना कर दिया कि वो वापस नहीं आएंगी। फिर दिन बीतते गए। अब मैं अकेले ही पूरे घर का काम संभाल रही थी, खाना बनाना, सफाई करना और बाकी सब कुछ। ऐसे ही 15 दिन बीत गया। तब मैंने महसूस किया कि भाई का स्वभाव बदलने लगा था। वह हमेशा चिड़चिड़ा और गुस्से में रहने लगा था। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह अंदर से बहुत परेशान है। तब मुझे भाभी की वो बात याद आ गई जब उन्होंने कहा था कि भाई इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस करते हैं। यह सोचकर मुझे समझ आ गया कि भाई के लिए यह दूरी सहना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैंने धीरे से उनसे कहा, भाई, अगर तुम वाकई भाभी के बिना नहीं रह सकते और तुम्हें उसकी जरूरत महसूस हो रही है तो उसे वापस ले आओ। इस पर भाई ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, वो खुद चली गई थी, मैं किसी को वापस बुलाने वाला नहीं हूं। अगर उसे आना होगा तो वो खुद आएगी। तब मैंने देखा कि वो बाहर से सख्त दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से परेशान थे। तब बात वहीं की वहीं रह गई और भाई अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार मैंने भी इस बारे में बात करना छोड़ दिया। फिर एक दिन जब भाई नीचे दुकान पर थे, तब मैं घर की सफाई कर रही थी। उसी दौरान मैंने उनकी कमरे की सफाई करने का सोचा और उनके कमरे की चीजें ठीक करने लगी। तब मुझे सफाई करते करते थकान महसूस हुई, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। तब मैं भाई के कमरे में ही बिस्तर पर लेट गई
और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर कुछ घंटों बाद अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि भाई मेरे बगल में ही थे और तभी उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश किया जो बिल्कुल गलत था। यानी तब उसने मुझे अपनी पत्नी समझ लिया कि मैं वापस आ गई हूँ। और सच कहूँ तो उस समय मैं बिल्कुल अपने आपे में नहीं थी, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत कुछ सोच रही थी, ऐसी चीज़ें देख रही थी और उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रही थी जो शादीशुदा लोगों के बीच होती हैं। तब जैसे ही वह अंदर आया होगा तब उसने मुझे अपनी पत्नी समझ लिया होगा, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा भाई नेत्रहीन था, वह अपनी आंखों से देख नहीं सकता था। तो उसने इसलिए सोचा कि मैं उसकी पत्नी हूँ, क्योंकि हमारा शरीर और कद काठी एक जैसी ही थी। तब मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया और सच कहूँ तो जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने आपे में नहीं थी और मैंने देखा कि उसने मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर दिया और फिर उसने मुझे वैसे ही कर दिया जैसा मैं जन्म के समय थी और फिर उसने मेरे साथ वैसे ही बर्ताव करना शुरू कर दिया, जिससे भाभी परेशान होकर चली गई थी। तब मैं सच में कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, न ही कोई प्रतिक्रिया दे रही थी, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाली थीं और तब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं। लेकिन तब जिस हालत में मैं थी, मेरे एहसास और उस समय के माहौल की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकी। तब यह स्थिति मेरे लिए बिल्कुल नई और बहुत कठिन थी, इसलिए तब मैं कुछ करने के बजाय बस उसे ही करने दिया जो वह करना चाहता था। तब वह उस दिन लगभग 4 घंटे तक मेरे साथ रहा और इस पूरे समय में वह यही समझता रहा कि मैं ही उसकी पत्नी हूँ। तब मैं अंदर से बिल्कुल अलग महसूस कर रही थी, जैसे मेरा एहसास ही बदल गया हो। हालांकि वह मेरे पति से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसकी पत्नी ने पहले ही बताया था कि वह ऐसा बर्ताव करता है जैसे कोई भूखा आदमी अचानक अपने सामने खाना देख ले और फिर उसे पूरी तरह से खाने करने की कोशिश करे। तब मैं सच में कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर जब सब कुछ खत्म हुआ तो मुझे लगा कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन अगले दिन मैंने उसकी पत्नी से बात की और उसे समझाया कि उसे वापस आ जाना चाहिए। फिर मैंने भाभी से कहा कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, बस उसका पति अपनी खुददारी के कारण खुद पहल नहीं कर रहा है, इसीलिए तुम्हें ही आना होगा मेरी खातिर। तब आखिरकार मैंने भाभी की मना ही लिया कि वह वापस आ जाए ताकि कोई शक न हो और कोई परेशानी भी न हो। लेकिन इसके बाद मुझे जो हुआ उस पर बहुत पछतावा हुआ। फिर भी जब भी मैं उस पल को याद करती तो मुझे दोबारा वही चीज़ चाहने की इच्छा होती। सच कहूँ तो मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, यह सब एक बार नहीं हुआ बल्कि कई बार हुआ। जब भी उसकी पत्नी बाहर जाती, मैं अंदर चली जाती और उसकी जगह बैठ जाती, तब उसे भी वही करने देती जो वह चाहता था। लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, इसलिए मैंने फैसला किया